Namaskar, this is your host Jasleen Khanuja at San Ramon for a very noble cause. Joining us is Ramesh Jaipal, all the way from Pakistan, a social activist who has been responsible for vouching for Hindus, for promoting the Hindu Marriage Act, for taking the cause of Hinduism to assemblies and senates, and a lot more things. And we will soon learn this in this upcoming interview. नमस्कार रमेश जी और बहुत बहुत स्वागत आपका यो इंडिया टीवी पे। सबसे पहले ये बताएं कि बे एरिया में अभी तक आपका जो तजुर्बा है वो किस प्रकार का है? बे एरिया में बहुत अच्छा तजुर्बा है और यहाँ पर हम कम्युनिटी के काफ़ी लोगों से मैं मिला भी हूँ। और इसके साथ साथ क्योंकि मैं कैलिफोर्निया में पढ़ा हूँ इन यूसी डेविस में, और इस वक्त जो है वो मैं अपने प्रोग्राम के ऊपर यहाँ पे हूँ जो कि ह्यूबर्ट हम्फ्री फेलोशिप प्रोग्राम के ज़रिए यहाँ पे आया हूँ। और मैं यहाँ पर मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ का विज़िट कर रहा हूँ, तो उन विज़िट के हवाले से मैं यहाँ पे हूँ। तो यहाँ पर जहाँ मुझे यूनिवर्सिटी के लोगों से मिलने का, स्टूडेंट से मिलने का मौका मिल रहा है, उसके साथ साथ जहाँ कहीं को किसी को पता चलता है कि हिंदू कम्युनिटी से हूँ, पाकिस्तान से हूँ, तो लोग मिलने के लिए आते हैं और बात करते हैं, जैसे आपसे मुलाकात और बात हो रही है। बिल्कुल। तो ऐसा सुनने में आया है कि पाकिस्तान में करीबन 4 मिलियन हिंदूज़ हैं, विच इज़ अराउंड से 1.9% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, जिसमें से करीबन 1.4% जो है वो सिंध में है। तो जो डेमोग्राफिक्स है उसके बारे में थोड़ा जानकारी दें कि हिंदूज़ का स्प्रेड कैसा है और ओवरऑल जो एनवायरनमेंट है हिंदूज़ के लिए, जो वातावरण है पाकिस्तान के अंदर, वो किस प्रकार का है? देखिए, इस वक्त जो 2018 का इलेक्शन कमीशन ने एक गज़ट निकाला था, यानी नोटिस निकाला था, उसके अकॉर्डिंग 1.7 मिलियन जो है वो हिंदू वोट्स हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि उस हिसाब से पाकिस्तान में हिंदू अगर वोट 1.8 मिलियन इस वक्त हैं तो हमारी पॉपुलेशन कहीं ज़्यादा होगी। जो पुराने अदाद व शुमार हैं वो 4 मिलियन को शो करते हैं, इस वक्त शायद 6 मिलियन से भी हम क्रॉस कर गए हों। और इसमें बिल्कुल आपने सही कहा कि ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है वो सिंध प्रांत में रहती है, सिंध सूबे में रहती है, और जो कम है फिर उसके बाद पंजाब में है, फिर उसके बाद जो है केपी में और बलूचिस्तान में भी थोड़ी थोड़ी मतलब पॉपुलेशन है। लेकिन ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है वो हमारी जो हिंदू कम्युनिटी की है वो सिंध सूबे में रहती है। तो आपकी जो स्टोरी है, ऐसा समझा जा रहा है कि वो बड़ी एक अनोखी है, थोड़ी दिलचस्प है, बड़ी दुख भरी भी है, क्योंकि जब आप 6 साल के थे तो आपको एक शेख के हाथों में बेच दिया गया। और मिडिल ईस्ट में क्या उस समय एनवायरनमेंट रहा होगा, किस तरीके का आपके साथ ट्रीटमेंट था, तो उसके बारे में थोड़ा जानकारी दें कि आपका जो बचपन है वो कैसे गुजरा। देखिए, वो ऐसा है कि इस वक्त भी इकनॉमिक कंडीशन पाकिस्तान की भी बेहतर नहीं है, और जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं उनके लिए सरवाइव करना ना सिर्फ मैं समझता हूँ पाकिस्तान में भी मुश्किल है, और यहाँ पर भी अमेरिका में भी मिडिल क्लास फैमिलीज़ का जो ज़िंदगी बसर करना वो बहुत मुश्किल है। तो दैट टाइम इन 90s के अंदर ये था कि हमारी फैमिली, जो मेरी फैमिली थी, वो फिनंशियली पुअर थी। अब वो हम सरवाइव नहीं कर पा रहे थे। तो मैं अपने वालिदैन का बड़ा बेटा था, तो 5 साल की उम्र में फिर वो ये हुआ कि उस वक़्त ये वहाँ पे मिडल ईस्ट में जॉब वगैरह मिल जाती थी। तो दैट टाइम दे सेंड मी, उन्होंने एक लफ्ज़ होता है बेच दिया, कुछ लोग उसको कहते हैं बेच दिया। वो बेच दिया नहीं, वो भेज दिया, यानी कि दे सेंड मी नॉट सेल मी। तो उन्होंने मुझे वहाँ भेजा, और उसमें ये हुआ कि फ़ाइनेंशियल क्योंकि क्राइसिस थे, तो उस वक़्त के दौर में वो 500 दरहम के करीब जो है वो, मतलब मेरी जो सैलरी थी वो 500 दरहम में होती थी, जो कि पाकिस्तानी 10,000 के करीब बनती थी। और वहाँ पे मेरी जब 5 साल की उम्र में मैं वहाँ गया तो दैट टाइम मैं राइडिंग करता था, कैमल राइडिंग वहाँ पे थी, क्योंकि कैमल जॉकी के तौर पे, कैमल राइडर के तौर पे मैंने वहाँ पे काम किया। अब कैमल राइडर में ये भी था कि उनकी स्क्रबिंग भी करना, उनकी टेक केयर भी करना, उनके लिए फ़ूड का भी ख्याल रखना, और वो सारी चीज़ें भी उनके लिए वहाँ पे करने की ज़रूरत होती थी।
अब उसमें ये है कि जो बहुत सारी वहाँ पे चीज़ें करने की ज़रूरत थी, असल मामला ये है कि वो जो अर्ली आपकी एज होती है ना, इन द एज ऑफ 5, यू नीड लव फ्रॉम योर फैमिली, यू नीड टेक केयर फ्रॉम योर फैमिली, आपको वो प्यार, वो खलूस और वो सारा चीज़, यू नीड टू प्ले अ गेम विद योर फ्रेंड्स, उस टाइम आपको ये वाली ज़रूरत होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे लिए ऐसा नहीं हो सका। मैं फिर वहाँ 5 साल रहा और वहाँ पे स्क्रबिंग और वो सारा ऊँटों की टेक केयर करना और ये वो, एंड देन आफ्टर द इंटरवीन ऑफ द यूनाइटेड नेशन का जो ज़ेली इदारा है यूनिसेफ की वजह से, उन्होंने जो है वो कुछ बच्चों को रिस्टोर करवाया। तकरीबन 5,000 के करीब बच्चे थे, उनमें मैं भी एक खुशकिस्मत था। आई एम द लकीस्ट पर्सन ऑफ अमंग दोज 5,000 चिल्ड्रन। तो हम अपनी कंट्री वापस आए और देन मैंने अपना जो है वो स्टडी शुरू किया। और वो मेरी जो स्टडी थी वो जम्प्ड क्लास के साथ थी, क्लास 1 2, मतलब फर्स्ट ग्रेड, फिर थर्ड ग्रेड, फिर फिफ्थ ग्रेड, फिर 7th 8 एंड ऐसे करके फिर मैंने जम्प्ड क्लासेस के साथ जो है वो अपना मतलब वो पढ़ाई तो की, लेकिन वो भी उसमें मुश्किल हालात में की। और इन जो कह सकते हैं फाइनेंशियली हालात बहुत मुश्किल थे, उन मुश्किल हालात में ही वो पढ़ाई को जारी रखा और फिर मतलब यहाँ तक पहुँचे। बहुत खूब। तो पाकिस्तान में ऐसा समझा जाता है कि क्योंकि वो एक मुस्लिम कंट्री है तो जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके साथ जुल्म शुरू से हुए हैं, और जो कानून थे कंट्री के अंदर वो भी सफिशेंट नहीं थे ताकि हर टाइप के जो सिटीजन्स हैं, जो वहाँ पे डाइवर्सिटी है क्राउड में, उन सबको प्रोटेक्ट किया जा सके। तो किस स्टेज पे आपको ये कमी महसूस हुई और कैसे आपने हिंदू मैरिज एक्ट और जितने नॉन कन्वर्जन के लिए आपने जो आवाज़ उठाई, वो क्या स्टोरी है उसके पीछे? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जो हिंदू मैरिज एक्ट है उसकी वजह यह थी कि पाकिस्तान में जो 6 मिलियन या 5 मिलियन जो हिंदू कम्युनिटी, उनके लिए मैरिज का सर्टिफिकेट नहीं था। अब सर्टिफिकेट ना होने की वजह से देयर इज़ अ इनहेरिटेंस जो होता है उसके बेनिफिट्स होते हैं, रिटायरमेंट के बाद बेनिफिट्स होते हैं, विडोज़ के बेनिफिट्स होते हैं और इस तरह के और ज़्यादा बेनिफिट होते हैं अगर आपने किसी और कंट्री ट्रैवल करना होता है, या इसके अलावा आपने कुछ और मतलब कुछ ट्रैवल है या कुछ बेनिफिट्स लेना है या आपने कुछ लैंड या कुछ चीज़ें लेनी है, तो उसके लिए अगर आपको हस्बैंड एंड वाइफ का कुछ स्केड्यूल चाहिए हो, मतलब कुछ चीज़ चाहिए होती है, देन आपको उसके लिए वो प्रूफ चाहिए होता था। तो पाकिस्तान में उस तरह का कोई प्रूफ अनफॉर्चुनेटली नहीं था। तो मैंने, हमारी टीम ने मिलकर वो जो हिंदू मैरिज एक्ट बनाया और आई एम हैप्पी टू शेयर विद यू दैट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उसको पास किया और उसके बाद प्रेसिडेंट ने उसको जो है उसके ऊपर साइन किया 2017 में। तो जो ड्राफ्ट जो था वो बिल बिकम अ लॉ, तो वो लॉ जो है वो बना। दूसरा बिल जो था वो पाकिस्तान में जो, जैसे आपने मतलब सारी दुनिया इस बारे में बात करती है, लेकिन अभी कुछ चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, जिसे कहते हैं कि फोर्स कन्वर्जन के हवाले से कुछ लॉ वगैरह बन रहे हैं। लेकिन एक बिल जो है वो असम्बली में प्रेजेंट हुआ इन सिंध असेंबली, बट अनफॉर्चुनेटली वो विदड्रा हो गया। आई होप दैट वी आर वर्किंग ऑन इट एंड आवर पॉलिटिकल पार्टीज आर वर्किंग ऑन इट एंड दे विल बी, आई होप, ये मैं उम्मीद ही कर सकता हूँ कि वो बिल जो है वो पास होगा और उससे जो है वो फोर्स कन्वर्जन या जो कन्वर्जन ऑफ द गर्ल्स है वो थोड़ा उसके ऊपर रोकथाम होगी। तो इन लॉज को उस लेवल तक लाने के लिए कि वो पूरी कंट्री में उनका इम्प्लीमेंटेशन हो सके, you know, to make the bill an act, it's not an easy job, especially in a country like Pakistan and especially a minorities bill. तो क्या क्या challenges रहे? देखिए, उसमें चैलेंजेस तो बहुत सारे होते हैं और फर्स्ट ऑफ ऑल आई फेस द चैलेंजेस फ्रॉम माय कम्युनिटी एज वेल बिकॉज कम्युनिटी इज़ नॉट अवेयर। वो इस तरह से अवेयर ही नहीं हो रही थी, वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रही थी। कम्युनिटी इज़ थिंकिंग दैट अगर हिंदू मैरिज बिल पास हो जाता है तो इट विल बी द डाइवोर्स रेशियो विल बी गोइंग अप, डाइवोर्स का जो रेशो है वो अप हो जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा लोगों में ये इस तरह की चीज़ें। लेकिन उसके जो दूसरे बेनिफिट थे उसकी तरफ नहीं जा रहे थे। सो वी मोबिलाइज द पीपल, वी एडवोकेट द पीपल, वी आल्सो एडवोकेट द आवर पॉलिटिशियन। मैं आपको बताऊं, एक MNA थे, उनका नाम लेना आज मुनासिब नहीं है। व्हेन ही नो दैट आई एम द ट्राइंग टू पास द बिल एंड आई मेड दिस काइंड ऑफ थिंग, और उसने तो मुझे माँ बहन की गालियाँ निकाल दी। एंड इतना उसने मुझे परेशान किया उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने, हिंदू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने, कि तुमने ये किया तो किया क्यों? And in the end, when they sensitize the community, when they sensitize the people, when they sensitize the Ministry of Human Rights, Ministry of Minority Affairs and all those ministries, and after 1.5 year, he called me. उसने मुझे कॉल किया है, रमेश आपके पास जो बिल है वो तो मुझे दे दें। मैंने उससे कोई लफ्ज़ नहीं कहा, मैंने सर उसको कहा ठीक है सर मैं आपको दे रहा हूँ।
बिकॉज मैं चाह रहा था, हम चाह रहे थे कम्युनिटी की डेवलपमेंट, कम्युनिटी की भलाई हो। तो इस तरह की चीज़ें मतलब सोसाइटी में आप कुछ भी कर रहे होंगे, तो अगर आप कुछ कर रहे हैं जिससे कम्युनिटी को फ़र्क पड़ता है तो आम लोगों को भी फ़र्क पड़ेगा, और जो लोग सोचने समझने वाले हैं उनको भी फ़र्क पड़ता है, और वो लोग आपके लिए कुछ मुश्किल हालात खड़े भी कर सकते हैं और आपके लिए आपके अगेंस्ट भी हो सकते हैं। तो दिस काइंड ऑफ चैलेंजेस वी आर फेसिंग, वो तो हमें फेस करना ही पड़ रहा होता है। तो इंडिया में जैसे अभी 3 तलाक के खिलाफ एक बिल पास हुआ है, लॉ निकला है, और पाकिस्तान में काफ़ी समय तक, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट नहीं था, तो जितने भी मैरिज के डिस्प्यूट्स होते थे उनका सेटलमेंट किस लॉ के तहत होता था? देखिए, पाकिस्तान में जो आइली कानून है, आइली कानून मतलब फैमिली लॉ होता है। पाकिस्तान के मुस्लिम फैमिली लॉ के अकॉर्डिंग कुछ सेटलमेंट्स हो जाती थी, और ज़्यादा रेशो ही हमारा नहीं है कि वहाँ पे डिवोर्स और इस तरह की कुछ ज़्यादा इनहेरिटेंस के लिए या इस तरह की चीज़ें ज़्यादा होती नहीं थी। मतलब 1% और 2% देयर इज अ केसेस विल बी हैपन समथिंग सम टाइम। अगर 1 से 2% कुछ होता भी था तो वो फैमिली कोर्ट के अकॉर्डिंग टू है वो हल हो जाता था, या फिर जो पंडित होते हैं या पुरोहित होते हैं या मंदिर के पुजारी होते हैं उनसे एडवाइस लेके कोर्ट जो है वो कोई भी फैसला दे सकती है, और वो पाकिस्तान में पहले से देती आई है। तो वर्ल्ड वाइड एक न्यूज़ चल रही है कि जिहाद का जो बोलबाला है वो पाकिस्तान से शुरू होता है, क्योंकि टेररिज्म की जड़ भी मानी गई है, और वो वो एक ऐसी चीज़ है जो पूरे दुनिया में एक सबको खा सकती है। तो पाकिस्तान के अंदर ही जब आप रहते हैं और आप मुस्लिम रिलीजन, इस्लाम रिलीजन नहीं फॉलो कर रहे, और फोर्स कन्वर्जन के ख़िलाफ़ भी आपने आवाज़ उठाई है, तो जिहाद से आपको कितना ख़तरा महसूस होता है? देखिए, जहाँ पर जिहाद की बात है वो ऐसी मैं नहीं समझता कि हमारी कम्युनिटी को या हमने कुछ ऐसा फेस किया हो, लेकिन जिहाद के नाम पे अगर जिहाद हुआ है तो पाकिस्तान ने भी लाखों लाशें जो हैं देखी हैं इसी के नाम के ऊपर। दहशतगर्दी भी हुई है। दुनिया को जिहाद नज़र आता है, दुनिया को दहशतगर्दी नहीं नज़र आती है। जो पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान पिछले 50 सालों से जो है वो अपनी जो जवानों की और उन लोगों की जो है ना लाशें ढो ढो के थक चुका है। लेकिन अब अगर माइनॉरिटी की बात करते हैं तो वही, अगर कोई चीज़ होती है, गिरती है, अगर बम ब्लास्ट होता है, कुछ भी होता है, तो वो मेजॉरिटी और मिनॉरिटी, वो ये बम है या कोई भी ऐसी चीज़ है, शूटिंग है, कुछ समथिंग होता है, तो वो देख के नहीं हो रहा होता कि यार ये माइनॉरिटी वाले को नहीं मारना, मेजॉरिटी वाले को मारना, या मेजॉरिटी को मारना, माइनॉरिटी को नहीं मारना। वी आर ऑल इन अ वन फैमिली। मतलब पाकिस्तान के तमाम सिटीज़न इक्वल हैं। मैं भी उन्हीं शहरियों में से एक हूँ, दूसरे शहरी भी उन्हीं में से एक हैं, सारे एक जैसे ही हैं। तो उसमें मैं नहीं समझता कि ऑन द नेम ऑफ जिहाद जो है वो पाकिस्तान की हिंदू कम्युनिटी को कुछ प्रॉब्लम हो। हाँ, ओवरऑल दूसरे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, पॉलिटिकली हो सकते हैं, एजुकेशनली हो सकते हैं, रिलीजियसली हो सकते हैं, सोशली हो सकते हैं, इस तरह के प्रॉब्लम हो सकते हैं, लेकिन ऑन द नेम ऑफ जिहाद वी आर अनेबल टू, मतलब मैं इसके ऊपर कुछ ऐसा मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, मतलब कोई मैंने ऐसा कुछ चीज़ ऑब्जर्व की हो। जी हाँ, जहाँ तक लाशों की बात है, जब 2016 में, जहाँ तक मुझे ख्याल है, अमजद साबरी जो कि सूफ़ी कलाम गाते हैं, उनका एक शो हुआ था यहाँ पे फ्रीमोंट के अंदर, और जब वो वापस गए तो कुछ टाइम बाद खबर आई कि कराची में उनको ऐसे गोली मार के उनकी हत्या कर दी गई। तो आई थिंक जो ओवरऑल माहौल है वो संगीन ही है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट माइनॉरिटीज़, बट अगर एक किसी सूफ़ी कलाम पढ़ने वालों की भी हत्या की जा रही है तो इट मीन्स कुछ इशू है। ओवरऑल पाकिस्तान के एनवायरनमेंट को आप किस तरीके का बताएंगे? इज़ इट लाइक हाई ऑन क्राइम? इज़ इट सेफ फॉर टूरिस्ट? अभी पाकिस्तान के कुछ एरियाज़ हम कह सकते हैं कि बिल्कुल सेफ़ हैं, बिल्कुल सिक्योर हैं और बहुत अच्छा है। इवन कि मैं आपको एक डिस्ट्रिक्ट का नाम बताता हूँ, उसका नाम है स्कर्दू। स्कर्दू पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों में से, खूबसूरत एरियाज़ में से नॉर्दर्न एरिया में बेहतरीन है, और वहाँ पर क्राइम रेट ज़ीरो है। आप अपना मोबाइल, आप अपना लैपटॉप, आप अपना पर्स, आप अपना गाड़ी छोड़ के 8 दिन के बाद वहाँ से ले सकते हैं। ऐसी बहुत सारी जगह हैं, जैसे मरी के दूसरे एरियाज़ हैं, नथिया गली है, दूसरे ऐसी जगह है। बलूचिस्तान में ऐसी जगह मौजूद हैं जहाँ पे आपके लिए वो मतलब इस तरह की कोई चीज़ आपको नहीं मिलती है। लेकिन जो क्राइम की बात है, क्रिमिनल, दिस इज़ अ नॉट अ मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री, इट इज़ अ माइंड सेट।
वो किसी भी जगह पे हो सकता है। जैसे आपने बोला कि यहाँ पे एक बंदा आया था, वो यहाँ उन्होंने गुलकारी की और उसके बाद वो वहाँ पे गए, सूफीज़म को जो प्रमोट कर रहे थे, तसव्वुफ़ को जो प्रमोट कर रहे थे, उनकी किलिंग हो गई। तो ऐसी किलिंग पाकिस्तान में पिछले दिनों डॉक्टर की हुई है, एक बिजनेसमैन हिंदू सिख कम्युनिटी की हुई है, इस तरह के दूसरे अबडक्शन हो जाती है, हिंदू जो बिजनेसमैन हैं, ट्रेडर्स हैं, या वो इस तरह के लोग हो जाते हैं हमारे अपने एरिया से, वहाँ से भी अबडक्शन हो जाती है, बिजनेसमैन होते हैं। अब वो मामला ये है कि ना सिर्फ वो हिंदुओं की होती है, दोनों साइडों की होती है। अब होता ये है कि अगर आप इंडिया में चले जाएं या पाकिस्तान में रहें, पाकिस्तान में, दुनिया में, आप यहाँ पे अगर पाकिस्तान में आप देखते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि हिंदू इन अ माइनॉरिटी, बट इन इंडिया देयर आर मेजॉरिटी, इन इंडिया मुस्लिम आर माइनॉरिटी एंड द इस्लाम पाकिस्तान देयर आर द मेजॉरिटी। सो थिंग इज़ दैट वो दो इश्यूज़ सबके साथ हो रहा होता है, लेकिन इश्यूज़ को, चैलेंजेस को मतलब फेस तो दोनों ही कम्युनिटीज़ कर रही होती हैं। तो उसमें मतलब मैं समझता हूँ कि हमें एक जान होके, चाहे मेरा ताल्लुक किसी भी रियासत, किसी भी जगह से हो, हमें मतलब बेटरमेंट ऑफ पीस एंड अपलिफ्टिंग ऑफ पीस एंड आल्सो प्रमोशन ऑफ द पीस एंड इंटरफेथ हार्मनी के ऊपर काम करने की हमें पूरी दुनिया को ज़रूरत है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो जो एक मेंटेनेंस ऑफ आवर हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है, यानी कि जो हमारे प्राचीन गुरुद्वारे हैं, हमारे प्राचीन टेंपल हैं, क्योंकि हिंदू कल्चर, हिंदू रिलीजन, हिंदुइज़्म जो है वो समझा जाता है कि सबसे पुराना रिलीजन है, 5000 साल पहले का है, सबसे पुराना वही है। तो कई वहाँ पे पहला धर्म जी। तो जो प्राचीन जो टेंपल्स हैं, मंदिर है, उनकी सुरक्षा के लिए कितने इंतज़ाम किए गए हैं, उनकी जो देखरेख की जा रही है, क्या आप उससे सेटिस्फाइड हैं? जी, अब मैं आपको इसमें बताता हूँ कि एक कटास राज है जो कि जेहलम के पास है। जो कटास राज है, कहते हैं कि शिवजी ने जब समुद्र मंथन हुआ था ना, तो उस वक्त शिवजी के 2 आंसू गिरे थे, एक कटास राज में और एक पुष्कर राज में। तो जो हमारा कटास राज है, वहाँ पे हर साल जो है वो शिवरात्रि मनाई जाती है, बहुत अच्छे से उसको सिक्योर किया हुआ है। महकमा एक्यू प्रॉपर्टी ट्रस्ट बोर्ड उसको देखभाल उसकी कर रहा है। ऐसे जो है वो अपना हिंगलाज माता का मंदिर है, ये हिंगलाज माता का कार परफ्यूम है, तो ये भी मतलब वहाँ पे वहाँ पे हर साल जो है मोर देन 1 मिलियन पीपल इज़ विजिटिंग देयर। तो इस तरह का कोई ऐसा इशू नहीं है। अच्छा, इसके अलावा बहुत सारे और मंदिर हैं जो एक्यू प्रॉपर्टी ट्रस्ट बोर्ड के अंदर काम कर रहे हैं, मतलब उसके अंदर जो है वो पल बढ़ रहे हैं या उसकी जो सारी निगहदाश्त वगैरह वो कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि हिंदू पॉपुलेशन ज़्यादा है पाकिस्तान की, तो हिंदू ये चाहते हैं कि और जितने भी बंद मंदिर पड़े हैं या ऐसे मंदिर जिनकी देखभाल नहीं हो रही, जो बिल्कुल बंद हैं, जो बहुत कदीम हैं, यूनिक हैं, हिस्टोरिकल हैं और मतलब एशियन दौर के, पुराने दौर के मंदिर हैं, तो हम जो हमारे जैसे लोग हैं या जो हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जो सोशल वर्कर, अंदर राइटर वगैरह जो होते हैं, वो सारे इसी के ऊपर राइटिंग और कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं कि मोर ज़्यादा मंदिर जो और मंदिर हैं वो सबको रिस्टोर किया जाए, उनको खोला जाए और उनकी बेहतरी के लिए काम किया जाए। तो ऐसा इस तरह की कोशिशें कर रही हैं। और रिसेंटली इज़ अ गुड न्यूज़ दैट द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज़ मेड, वो जो है नेशनल कमीशन फॉर द माइनॉरिटी राइट्स उन्होंने बनाया है पिछले मतलब 2 साल से। तो माइनॉरिटी अब बहुत कम्युनिटी जो है ये भी उम्मीद कर रही है, जो माइनॉरिटी कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है दे विल बी डू मोर। और अभी जो है वो कुछ 1-2 और कमेटियां बनी हैं जो कि मंदिर सेव जो कमेटी है, यानी कि मंदिरों को सेव करने की ऊपर भी उसी कमीशन के अंडर एक कमेटी बनी है। और वो कमेटी जो है वो मंदिरों की विजिट भी कर रही है और उनकी देखभाल भी करने की कोशिश कर रही है, और जहाँ पे उनके जो प्रॉब्लम, जो इश्यूज़ हो रहे हैं, फेस कर रहे हैं, उनको रिजॉल्व करने की कोशिश कर रही है। बहुत खूब। तो कुछ हरे रामा जो आपका NGO है पाकिस्तान में, उसके बारे में कुछ दर्शकों के साथ शेयर करें।
जी, हरेरामा फाउंडेशन पाकिस्तान 2006 में हमने कुछ दोस्तों ने मिलकर बनाई थी और हरेरामा फाउंडेशन इस वक्त जो है वो 37 स्कूल चला रही है, जो कि एक एकल की तरह है, यानी कि वन टीचर वन स्कूल है। और वहाँ पे जहाँ जिस गांव में 2-3 किलोमीटर की रेडियस में स्कूल नहीं होते, वहाँ हम उनको जो है वो हमारे स्कूल ओपन है और वहाँ पे वो स्कूल के ज़रिए हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो इस वक्त हमारे पास 37 स्कूल्स हैं और 37 स्कूल में 3,352 के करीब स्टूडेंट्स जो हैं वो पढ़ रहे हैं। इसके अलावा हमारा स्किल डेवलपमेंट के ऊपर हम काम कर रहे हैं। जो स्किल डेवलपमेंट है, स्किल में बच्चों को जो है वो कंप्यूटर सिखा रहे हैं। कंप्यूटर में ग्राफिक्स है, ऑफिस मैनेजमेंट है और उसके अलावा वेब डेवलपिंग है। लेडीज़ के लिए, वुमेंस के लिए, जैसे आपने कहा कि फोर्स कन्वर्जन के जो मामलात वगैरह होते हैं, तो फोर्स कन्वर्जन होता क्यों है? फोर्स कन्वर्जन के पीछे ये होता है कि इकोनॉमिकली आवर कम्युनिटी इज़ पुअर। अब वो क्या होते हैं कि 3 जगह पे लड़कियां काम करने जाती, एक होता है एग्रीकल्चर में, दूसरा होता है इंडस्ट्री में और तीसरा होता है डोमेस्टिक वर्कर। दे फेस हरासमेंट, ब्ला ब्ला ब्ला, डिफरेंट थिंग इज़ हैपनिंग। सो आफ्टर दैट दे कन्वर्ट, मतलब वो अबडक्ट हो जाती है और फिर अगला सिलसिला। तो हमने उसको स्टॉप करने के लिए हमने उनके लिए स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम शुरू किए हैं। उस स्किल में क्या है कि उनको लेडीज़ टेलरिंग है, हिना के कोर्सेज़ हैं, ब्यूटिशन है और कैप्स मेकिंग, सिंधी कैप मेकिंग वगैरह के इस तरह के प्रोजेक्ट हैं। अब जो हमारे स्कूल से ड्रॉप आउट, जो मतलब जो हमारी कम्युनिटी के बच्चे स्कूल से ड्रॉप आउट होते हैं, हम उनके लिए क्या कर रहे हैं कि उनके लिए जो 8 क्लास से जो ड्रॉप आउट होता है उसके लिए कार ड्राइविंग है, जो 5 क्लास से ड्रॉप आउट हुआ है उसके लिए इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बिंग के कोर्सेज़ हैं, किसी के मोबाइल रिपेयरिंग और इस तरह के कोर्सेज, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। सो अगर मैं इन शॉर्ट कहूँ तो वी आर रनिंग 37 स्कूल, देयर इज़ अ 3,357 student are studying. We providing all those things, even a pencil to bag is free. और फिर उसके बाद जो है वो हमारे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर हम जो है वो बहुत सारी जो स्किल है 7 से 8 स्किल सिखा रहे हैं। इस साल हमने 359 फैमिलीज़ को स्किल प्रोवाइड की है। दिस ईयर वी इंस्टॉल द मोर देन 112 हैंड पंप इन 72 विलेजेस। और फिर इसके अलावा कोविड-19 में सबने फेस किया था, तो कोविड में हमने तकरीबन 66 डेज़ में जो हमने 5,957 फैमिलीज़ को 1 मंथ की ग्रोसरी प्रोवाइड की थी। एट दैट टाइम मिस्टर माइक पेम्पे वाज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ही रिकग्नाइज मी थ्रू हिज फ़ोन, ही कॉल मी एंड ऑल्सो उन्होंने मुझे जो है वो अपने ट्वीट के ज़रिए रिकग्नाइज़ किया था कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपकी टीम अच्छा काम कर रही है। बहुत अच्छा। तो क्योंकि आपने पहले सेवा यूएसए के साथ भी काफ़ी नेक काम किए हुए हैं फिलैंथ्रोपी को आगे बढ़ाते हुए, तो इनके कंट्रीब्यूशंस को भी थोड़ा हाईलाइट करें। कि हम ये सारा काम, जैसे हम स्कूल चला रहे हैं और इसके साथ साथ जो है वो इसको स्कूल चला रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम चलाया है, हैंड पंप इंस्टॉल कर रहे हैं, तो सेवा इसके लिए जो हमें सपोर्ट कर रहा है वो यहाँ से यूएसए से सेवा यूएसए सपोर्ट कर रहा है। जो सेवा यूएसए दिस ईयर ग्रांट अस $114,000 वो उसने हमें मतलब इस तरह से सपोर्ट किया फॉर 3 ईयर। तो उसमें ये है कि हम वहाँ पे उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और दूसरा ये था कि मैं यहाँ पे 2017 में जब आया था तो दैट टाइम मैं उनके साथ कनेक्ट कैसे हुआ, तो 2017 में जब मैं यहाँ पे ह्यूबर्ट हम्फ्री फेलोशिप प्रोग्राम के लिए यहाँ पे आया था यूएस में, दैट टाइम आई डिड माई इंटर्नशिप विद सेवा एंड एज वेल HEF। तो HEF से मैंने एडवोकेसी एंड पॉलिसी मेकिंग और एडवोकेसी सीखी यहाँ से। और उसके बाद जो है वो जब भी मैं अब यूएस में हूँ तो जहाँ पे HEF की तरफ से, हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन की तरफ से कोई इवेंट या प्रोग्राम होता है तो वो हम मुझे इनवाइट कर लेते हैं और मैं वहाँ जाकर जो है वो पॉलिसी और एडवोकेसी के हवाले से वहाँ पे बात करता हूँ। जैसा कि अभी आज भी एक इवेंट हो रहा है तो मैं उसमें भी जाऊँगा। वहाँ पर जो भी अगर मिलेंगे लोग, जो लोग मिलेंगे, अगर पाकिस्तान के ऊपर कोई बात करता है, जब वो देखते हैं कि पाकिस्तान से कोई आया है तो कोई थोड़ी बहुत बात हो ही जाती है, तो उनसे बात ज़रूर शेयर करेंगे। और इसके साथ साथ ये भी है कि रिसेंटली देयर इज़ अ फ्लड इन पाकिस्तान इन 2022। दैट टाइम HEF आल्सो जो है वो उन्होंने हमें 10,000 के करीब जो है वो फाइनेंशियल जो है वो $10,000 से ज़्यादा सपोर्ट किया था। इन कोविड-19 दे आल्सो 20,000 विद द सपोर्ट ऑफ $20,000। तो HEF हो गया या सेवा, जो ज़्यादा मेनली सेवा ही है। तो अगर मतलब सेवा में क्या है कि हमारा एक स्कूल $100 में चलता है। अगर कोई हमें सपोर्ट करना चाहता है, एक $100 में एक स्कूल 1 मंथ के लिए चलता है जिसमें 100 से ज़्यादा बच्चे पढ़ सकते हैं। तो दे कैन सपोर्ट अस थ्रू द सेवा, थ्रू द हरेरामा फाउंडेशन, और हम अपनी काज को या अपनी कम्युनिटी को और ज़्यादा जो है बेनिफिट दे सकते हैं। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सारे ही व्यूअर्स के लिए, योर इंडिया टीवी को जो वर्ल्ड वाइड देख रहे हैं, उनके लिए रमेश जयपाल का क्या मैसेज है? मेरा सिर्फ इतना सा मैसेज है, हाथ जोड़ के ये मैसेज है कि देखें, आप कुछ ना कुछ करें, सेवा करें,
तन से सेवा करें, मन से सेवा करें या धन से सेवा करें। अगर आपके पास फाइनेंशियली स्ट्रेंथ है तो आप अच्छे कामों के लिए आप डोनेट कीजिए। आपके पास अगर पैसे नहीं हैं तो आप तन से सेवा कर सकते हैं, किसी जगह पे जाके वॉलंटियर कर लीजिए। और अगर आप वॉलंटियर जाके भी नहीं कर सकते तो आप किसी को अच्छा मशवरा दे दीजिए, फलां जगह पे फ्री में यूनिवर्सिटी की एडमिशन हो रहा है, इस जगह पे ये हो रहा है, वहाँ पे इवेंट हो रहा है, इसके लिए ये कर रहे हैं। किसी को पब्लिसिटी या सोशल मीडिया के ज़रिए ही प्रमोट कर दें। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा एक व्लॉग है जिसका नाम है रमेश जयपाल व्लॉग, आप उसको प्रमोट कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि उसकी जितनी अर्निंग आती है वो हमारे स्कूलों को जाती है। रमेश जयपाल व्लॉग मुझे अभी किसी ने मेरे रिसेंट विजिट के ऊपर किसी ने बताया कि यार आप रमेश ये कर लो, तो मैंने कहा भाई मैं ये कर लेता हूँ, लेकिन इसकी जो भी अर्निंग होगी वो मेरे स्कूल के बच्चों को जाएगी। तो अब वो लोग उसको मतलब 1-2 दिन में ही थोड़ा थोड़ा वो ग्रो होना शुरू हो गया, तो आई होप कि आगे ग्रो हो जाएगा। तो इस तरह की भी आप सपोर्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि आप किसी को पैसे दें किसी के पास जाके, यानी तन मन धन से आप तीनों में से जो भी आपको मिलता है आप उसके ऊपर लोगों की सेवा कीजिए। तो जस्ट पर्सनली मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगी आपसे, क्योंकि हिंदुइज़्म जो है वो बहुत एक वास्ट रिलीजन है। 33 करोड़ देवी देवता इसमें हैं और हर एक का कोई फेवरेट इष्ट गुरु होता है जिसकी आराधना वो करते हैं। कई लोग शिव भक्त होते हैं, कई हनुमान भक्त हैं, कई लॉर्ड बालाजी के हैं साउथ इंडिया में, आप कृष्णा और रामा के भी हैं। आपके फाउंडेशन का नाम क्योंकि हरे रामा है, लेकिन फिर भी पूछना चाहूँगी क्या आपके प्रिय इष्ट देवता भगवान राम है या कोई और है? हमारे जो देवी देवता हैं वो 33 इष्ट देवता हैं। 33 इष्ट से मुराद होता है 33 प्रकार के देवता, मतलब 33 में से 3 एक हैं, 4 एक हैं, 7 एक हैं, ऐसे करके 33, यानी कि वो उस तरह से। अब हमारी जो कुल देवी है उसको हम जो कुल देवी कहते हैं उसे माता धन यानी कहते हैं, यानी कि धन की जो देवी है, जो लक्ष्मी माता का स्वरूप से आगे स्वरूप निकलता है वो उसमें है। और मैं वैसे जो भक्त हूँ वो माता हिंगलाज माता का भक्त हूँ। हर साल मैं हिंगलाज माता के दर्शन के लिए वहाँ पर पाकिस्तान में होता हूँ, तो मैं वहाँ पर ज़रूर जाता हूँ, उसकी भक्ति करता हूँ और शिव जी का भी भक्त हूँ। मतलब ये नहीं है कि मैं एक जगह पे टिका हुआ हूँ, भाई जो है जैसे भगवान है जैसी हैं, मतलब सबको नमन करते हैं, सबको नमस्कार है। और हिंदुइज़्म देखें, हिंदुइज़्म में है क्या, हिंदुइज़्म भी इसके ऊपर टिका है कि सूर्य ने उसको रोशनी दी, हमने उसको नमस्कार किया। चांद ने हमें रात को रोशनी दी, सूर्य ने तपश दी, उसको नमस्कार किया। चांद ने हमें रात को रोशनी दी, हमने उसको नमस्कार किया। आग ने हमें जो दिया, मतलब इवन की पीपल है, लोग कहते हैं यार आप लोग दरख्तों को पूजा करते हैं, वो यार इन पाकिस्तान पीपल थिंक, अरे भाई हम इसलिए कि दरख्त भी हमें दे रहे हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने खुद कहा है कि हे राजन दरख्तों में पीपल मैं हूँ, मनुष्यों में राजा, दरख्तों में पीपल हूँ, गाँव में कपला गाँव में हूँ। तो कपला गाँव जो होती है, गाय की लोग कहते हैं कि आप पूजा करते हैं, अरे भाई गाँव शुरू में गाय जो है हमें बहुत कुछ देती आई है, उसने हमारा पालन पोषण किया और उसके हर एक अंग से हमें फ़ायदा होता है। तो मतलब धार्मिक लिहाज से इस हिसाब से मैं मतलब इस तरह से चलता हूँ। तो ठीक है, जैसा भी है, जो जिसको मानता है वो उसकी जो जैसी करनी है, वो जो जिस तरफ जाता है, जो जिसको मानता है, चले किसी न किसी को मानता तो है ना। जी हाँ, और ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। अल्टीमेटली भगवान तो एक ही है, ईश्वर जो वो शक्ति है वो तो एक ही है। और हिंगलाज माता के लिए जो भी आपके कंट्रीब्यूशंस हैं बलूचिस्तान में, उसके बारे में भी हमने काफ़ी सुना है, तो कुछ कहना चाहेंगे? बस हिंगलाज माता हर साल हम जो है वो वहाँ पे अपने पाकिस्तान में हिंगलाज माता के लिए हर साल हम यात्री लेके जाते हैं। वो अपनी मदद आपके जाते हैं, खुद अपनी मदद आपके जाते हैं, आप जाते हैं। हमारा तरीका ये होता है कि हम एक बस कैरी करते हैं, मिसाल के तौर पे उसका खर्चा है 100 रुपया। हम उसमें से जो पार्टिसिपेट जाने वाले हैं 100 रुपीज़ में अगर मिसाल के तौर पे उसका खर्चा है, तो जितने पार्टिसिपेट जाते हैं उनको उसके ऊपर डिवाइड कर देते हैं। हमारी सेवा ये होती है कि हम उनको ले जाते हैं और रास्ते में जो उनकी सेवा कर सकते हैं तो हम उनकी तन से सेवा कर देते हैं। धन उनका अपना लगता है, हम तन से और मन से सेवा उनकी कर देते हैं और इस तरह से हम भी माता रानी के दर्शन कर लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।